नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर संभल से है। संभल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेवफा पत्नी नहीं कराई थी अपने पति की निर्मम हत्या। बीते दिन जनपद संभल के थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव पूरन पट्टी के जंगल में एक अज्ञात शव चक रोड पर पड़ा हुआ मिला था। अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर अथवा जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। काफी प्रयास के बाद थाना जूनाबाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस घटना का खुलासा किया। साथ ही पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करा दी थी। सुबह को थाना जूनाबाई क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उस पर एसओ अखिलेश के द्वारा मौके पे जाके मौके को मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम और सभी लोगों के द्वारा एविडेंस इकट्ठे किए गए, लेकिन शव की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद में एसएचओ द्वारा और जनपद पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए। इसके पोस्टर छपवाए गए, अन्य अगल बगल के जनपद में भी उसके पोस्टर चस्पा किए गए। उसके बाद में शव की पहचान हुई। शव की पहचान के बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ, जिसके अंदर उसका गला घोंटने, उसकी रिब्स के फ्रैक्चर होने और भी शरीर के अन्य भाग पर चोट होने के कारण पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज़्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहराया, और इसके घर के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का अवैध संबंध भी है और ये व्यक्ति अपने घर वालों के साथ में मारपीट भी करता था, शराब पीने का आदी था। घर की बहुत सारी जमीन है वो इस व्यक्ति के द्वारा बेच दी गई है। उसके बाद में इसकी पत्नी ने तंग आके अपने छोटे भाई और अपने एक प्रेमी के साथ मिलके इस व्यक्ति को शराब पीने के बहाने 1 तारीख को अपने वहाँ कासगंज में बुलाया। यह मूलतः कासगंज का रहने वाला है, इसकी पत्नी भी कासगंज की रहने वाली है। इस घटना को कारित करने की जो प्लानिंग है वो भी कासगंज में ही हुई 1 तारीख को। उसके बाद में इस व्यक्ति को खूब शराब पिलाई गई। दिन में फिर इस व्यक्ति को यहाँ पे जनपद संभल के थाना जूनाबाई क्षेत्र में इसको सागरा घाट में लाया गया। वहाँ पे भी खूब शराब पिलाई गई। फिर इसको एक पेड़ पे टांग के उसको इसका मर्डर किया गया। इसके साथ और भी मारपीट की गई। फिर उसको रात्रि में जलाने के प्रयास किए गए, लेकिन माचिस नहीं मिल पाने के कारण उस समय अकेले क्षेत्र में उसको जला नहीं सके। उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक्सीडेंट में इसको मरने का दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे किसी गाड़ी के आ जाने के कारण वो भी नहीं दिखा पाए। बाद में इन लोगों ने खेत में ही इस लावारिस शव को फेंक के लोग चले गए। इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वो भी कासगंज की रहने वाली है, जिसका नाम नेहा गौतम है। उस पत्नी के प्रेमी है जिनका नाम रंजीत है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो वाइफ है उसका जो छोटा भाई है अरुण, इन सब तीनों लोगों के द्वारा प्लानिंग करके इसको मारा गया है। जनपद संभल की थाना जूनाबाई के एसओ और उनकी टीम को इस अच्छे वर्कआउट के लिए 10,000 रुपये का नगद इनाम है। खबर उन्नाव से है, जहां डीएसएन कॉलेज रोड पर शुक्रवार को पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समर्थकों ने धार्मिक अनुष्ठान कर उनकी कुशलता की कामना की और साथ ही जस्टिस फॉर कुलदीप के पोस्टर भी लगाए हैं। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय एकत्र हुए समर्थकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। आयोजन स्थल पर कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाए गए और पोस्टरों के समर्थन से न्याय की मांग की गई है। पोस्टरों पर जस्टिस फॉर कुलदीप जैसे स्लोगन लिखे थे, जिन्हें सड़क किनारे और कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाया गया। समर्थकों का कहना था कि वे अपने नेता के साथ हुए अन्याय के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुलदीप सेंगर के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। समर्थकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका इरादा किसी तरह की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि वे धार्मिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हवन पूजन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी सतर्क रहा गया और साथ ही मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने आयोजकों से बातचीत कर उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हमारा नाम मनीष शुक्ला है। यही एबी नगर से हमारी पत्नी सभासद है और मैं यही एबी नगर का निवासी हूँ। ये मेरे अपने क्षेत्र में बैठा हूँ उन्नाव अपनी जनता के साथ। उन्नाव जो मामले है रेपकांड के जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर जी, उनके समर्थन में आप हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हम लोग यहाँ पे हवन का और यज्ञ का आयोजन रखा है। ये 4 दिवसीय यज्ञ है
और आज के दिन हम लोगों ने अपना एक विधायक जी के पक्ष में कि वो निर्दोष बरी हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कोर्ट जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सबूतों के आधार पे चले, ना कि किसी मीडिया के और विपक्ष के और टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पे। कोर्ट को नहीं चलना चाहिए किसी दबाव में, सबूतों के आधार पे निर्णय हो। और सब पूरा देश आम जनमानस देख रहा है कि हमारे समाज को ठगा जा रहा है, जो मीडिया जो टुकड़े टुकड़े गैंग दबाव बना रहा कोर्ट पे, और फैसले ऐसे ही बदले जाएंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? सारे सबूत उनके पक्ष में है। उन्नाव का जनमानस जानता है कि कुलदीप सेंगर जी निर्दोष हैं, और आप किसी पूरे आम जनमानस से पूछ लीजिए, पूरा जनमानस ये चाहता उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। क्या इसके बाद आप कहीं जाएंगे, क्या जाएंगे? हाँ, 11 तारीख को आह्वान कुंवर अवनीश सिंह जी ने किया है कि जंतर मंतर पे 11 तारीख को आह्वान है। तो मेरा तो निवेदन है कि एक शांति और काली पट्टी बांध के, और इस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जो कुछ षड्यंत्रकारी तत्व दबाव बना रहे हैं कि निर्णय बदल दे, इसके विरोध में जाना चाहिए। और मेरा तो निवेदन है कि हजारों लोग उन्नाव से जाएंगे उस दिन, वहां पे 11 को पहुंचेंगे वहां पे। 11 तारीख लेकर के भी मांग की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नार्को टेस्ट को लेके इसलिए मांग की जा रही कि जनता जानना चाह रही है अब इस केस में, इसको अब इतना लंबा ना घसीटा जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जब कुलदीप सेंगर के पक्ष में या विपक्ष में कोई सबूत नहीं है, तो फिर इसका दूध का दूध पानी का पानी नार्को टेस्ट द्वारा होना चाहिए। फिर एक बार मैं पुनः कहता हूँ, कोर्ट सबूतों से चलेगी कि किसी मीडिया या किसी विपक्ष के दबाव से चलेगी, टुकड़े टुकड़े गैंग षड्यंत्रकारियों के दबाव से चलेगी? कौन ये षड्यंत्रकारी है? ये सब मीडिया में, और सब उस दिन जो 4 दिन प्रोटेक्शन चला, वहां पे नारे लगे, हिंदू विरोधी नारे लगे, और भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे। तो पीड़िता के पक्ष में जो लोग समर्थन में थे, उनके वीडियो जारी हो रहे हैं। तो जनता देख नहीं रही क्या उन्नाव की? सारी जनता, देश की जनता देख रही कि उनके पक्ष में कैसे कैसे अराजक तत्व लोग लगे हैं। और ये हम लोग यही चाहते हैं कि नार्को टेस्ट अब होना चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 29 दिसंबर को शालीमार गार्डन इलाके में तलवार बांटी थी, और साथ ही जिस क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके खिलाफ गाजियाबाद के विभिन्न थानों में लगभग 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उनके बेटे हर्ष के खिलाफ भी 3 केस दर्ज हैं। क्या वजह है, किस लिए कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करने का कारण आप सभी को पता है कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सभी हिंदू संगठनों का है, केवल हिंदू रक्षा दल का नहीं करेगा। अभी पूर्व में पिंकी भैया द्वारा जो तलवार वितरण का आयोजन किया गया था, उसमें पुलिस द्वारा गलत कार्रवाई की गई। तो हमारा पुलिस से ये कहना है, जो वैधानिक कार्रवाई है आप वो करिए ना, जो अनैतिक उन पर कार्रवाई हो रही है वो रोक दी जाए, और जो हमारे कार्यकर्ता, निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है, जो घटना के समय पर ठहरी गई, उनकी तत्काल रिहाई दी जाए। अच्छा, क्या क्या सर आपकी मांगे हैं आज? हमारी मांग यही है, एक तो आदरणीय पिंकी भैया पर जो गुंडा की ये कार्रवाई कर रहा है जिला प्रशासन, तत्काल प्रभाव से इसको रोक दे, क्योंकि वो अपराधी नहीं है, सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, भारत में कश्मीर देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, क्या स्थिति हो रही है। वो इसी बात से आहत होकर उन्होंने यहाँ तलवार वितरण का आयोजन किया, और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया गया। खड़े रहिए भैया, एक बाइक खबर सीतापुर से है, जहां नजूल भूमि पर बनी 3 बड़ी इमारतें होंगी खाली। जनपद में नजूल भूमि पर बने अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। प्रशासन ने शहर की 3 प्रमुख इमारतों को खाली कराने का जारी किया आदेश। लाल कपड़ा कोठी को खाली कराने के निर्देश हैं। रिद्धि निकेतन, रानी कोठी और रंपा महल भी होंगे खाली। तीनों इमारतों को 15 दिनों के भीतर खाली कराने का आदेश है। कब्जा धारकों को प्रशासन ने जारी किया नोटिस। तय समय सीमा में कब्जा न हटाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के बाद बलपूर्वक की जाएगी कार्रवाई। 1 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
सीतापुर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं पर चर्चा की गई। विपक्ष के द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध किए जाने पर बताया विकसित भारत की राम जी अधिनियम के लाभ और प्रभारी मंत्री ने जी राम जी योजना को बताया मील का पत्थर। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित एप्पल होटल में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। आज यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे दोनों आदरणीय माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और हमारे सहयोगी पार्टी के सभी आदरणीय जिला अध्यक्षगण, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्षी दल जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और इसके पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें जिस तरीके से धांधली होती थी, जो हमारे मजदूर थे उनका जो उत्पीड़न हुआ करता था, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सब धांधलियों पे रोक लगाने का काम भारत सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज तो जो 100 दिन का रोजगार इससे मनरेगा से मिलता था, अब वो 125 दिन का हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार देखने को आया है कि हमारे जो मजदूर भाई थे उनकी मजदूरी का पैसे महीनों महीनों तक नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत अब यह हो गया है कि अगर हमारा जो गरीब मजदूर है उसको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का उसको ब्याज देना पड़ेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समय पर उनको मजदूरी मिले और साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। अमूमन ये देखा जाता था कि उस पर्टिकुलर गांव को उस काम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनरेगा के अंतर्गत उसको वो काम करना पड़ता था। अब इस अधिनियम के अंतर्गत सारे काम जो होने हैं गांव में, किसी पर्टिकुलर गांव में, वो वहां की ग्राम सभा ही तय करेगी कि किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति से आईटी टूल जैसी जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। गांवों के समेकित विकास हेतु विभागों एवं विभागीय योजनाओं से अभिसरण किया जाएगा। इसमें 4 श्रेणी के मुख्य काम हैं। जो इस श्रेणी में आते हैं उनको गांव सभाएं करेंगी। जल सुरक्षा और संरक्षण का कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले काम। ये मुख्य रूप से 4 काम जो होंगे वो इस योजना के अंतर्गत होंगे। और इसके साथ साथ विकास पैरामीटर के हिसाब से ग्राम पंचायतों का निर्धारण A, B, C कैटेगरी में किया जाएगा, जिसमें समस्त गांव का समान विकास हो पाए। अमूमन अभी तक ये देखा जाता था कि एक जो बड़ी ग्राम सभा है उसको एक बड़ी राशि मिल जाती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा किया गया, जो छोटी ग्राम सभा है उसमें राशियां कम जाती थी, जिसकी वजह से उनका समग्र विकास नहीं हो पाता था। अब ये A, B, C 3 कैटेगरी की ग्राम सभाएं बनाई जाएंगी। उनमें जो C कैटेगरी की है, जो मान लीजिए छोटी ग्राम सभा है, उनका भी समुचित विकास हो, इसलिए उनको भी पर्याप्त पैसा मिले, यह व्यवस्था इसमें की गई है। एक आपने ये देखा होगा कि गांव सभाओं में कभी भी काम हो जाए। अब किसानी का समय जिसमें होता है तो ये भी इसमें निकाला जाएगा कि जो 2 महीने साल में 2 बार आता है, 2-2 महीना, उन 2 महीनों में, क्योंकि वही मजदूर है वो किसानी में भी मजदूरी करता है, मनरेगा में भी करता था, तो अब उन 2 महीनों को छोड़ के जो भी काम होंगे साल भर में 4 महीने छोड़ के उसमें ये सारे काम किए जाएंगे। इसमें जैसे पहले था 60% भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का, वो वैसे का वैसे ही है। तो ये एक अभूतपूर्व बिल है और इसके पारित हो जाने से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा और भारत को, जो प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित भारत के लिए ये ग्राम रूरल एश्योरेंस फॉर मिनिमम ग्रोथ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण
जी राम जी योजना मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है और इससे हम सब बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन के उभरेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष बहुत तगड़ा कह रहा है। आज केवल जी राम जी, जन जागरण अभियान केवल जी राम जी। जन जागरण अभियान कितने छोड़ने चलेगा, किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाएगी जन जागरण? ये हम लोग इसके बाद अब पार्टी भी बनाई हुई है और हम लोग ने बनाया हुआ है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, पार्टी भी गांव-गांव जाएगी, लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से ये विकसित भारत जी राम जी ये योजना है, कैसे काम करेगी। आप इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि हम 100 दिन के बजाय 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को 125 दिन का काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, ये पहले नहीं था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि अगर उसको 125 दिन का मजदूरी मिलने में देरी होगी तो जितना दिन देरी होगी उतने दिन का ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। आपने ए, बी और सी कैटेगरी कहा, तो कहीं ना कहीं अब प्रधान जो ग्राम सभाएं हैं बेहतर होगी। कितनी किस्त होगी, क्या लागत होगी? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया ना कि अभी छोटी जो ग्राम सभा होती, मान लीजिए जहाँ पे केवल 1000 की आबादी है, तो जो पैसा जो जाया करता था वो आबादी के अनुसार जाया करता था। अब जरूरत इस चीज की है कि मान लीजिए एक ग्राम सभा जहाँ पे 10,000 की आबादी है तो वहाँ बहुत पैसा जाता था, वहाँ विकास थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन जो छोटी ग्राम सभा है वहाँ विकास अभी नहीं हुआ है, तो उनका भी विकास करना तो हमारा काम है, हम ही तो करेंगे, तो वो ना छूट जाए। इसलिए उनको भी एक समुचित राशि दी जाएगी कि जिससे वो अपने गांव का विकास कर सके। नाम क्यों बदलना पड़ा? बिना नाम बदले भी तो इसमें कोई त्रुटियां थी तो उनमें सुधार किया जा सकता था। ये सरकार का विशेषाधिकार है। मंत्री जी, सरकार भी हिस्सा है। हाँ, तो मंत्री जी, सरकार कह रही है भगवान राम से बड़ा कोई है संसार में? वही चीज में पूछे, तो वही तो बता रहे, भगवान राम से बड़ा तो कोई है नहीं। मंत्री जी, सरकार कह रही है कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कुछ ग्राम प्रधान 24 से 25 लेबर की गई है, क्या असर? खबर सीतापुर से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा एक्शन। सिटी स्टेशन पर 4 दुकानों को किया गया ध्वस्त। 40 साल से कर रखा था अवैध कब्जा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के बावजूद नहीं किया था खाली। रोड चौड़ीकरण और नाली का चल रहा काम। सिटी स्टेशन से महावीर पार्क तक होना है रोड चौड़ीकरण का कार्य। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी स्टेशन के पास का है। खबर उन्नाव से है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित होने वाले आगामी नगर कीर्तन की तैयारियां तेज हो गई। गुरुद्वारा समिति के सदस्यों ने इस संबंध में नगर कीर्तन की तिथि, समय, मार्ग और उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने सभी से इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन में शामिल होने की अपील की। बता दें कि गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्यों ने बताया कि नगर कीर्तन का आयोजन रविवार को किया जाएगा। यह दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा साहब से प्रारंभ होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम 5:30 बजे पुनः गुरुद्वारा साहब में संपन्न होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। नगर कीर्तन का मार्ग गुरुद्वारा साहब से शुरू होकर बड़े चौराहे, छोटे चौराहे और साथ ही छीपेयाना, दादा मियां चौराहा, धवन रोड, गुरु तेग बहादुर मार्ग, स्टेशन रोड और साथ ही आईबीपी चौराहे से गुजरेगा। नगर कीर्तन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य गुरु साहिबान के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। वे समाज में एकता, प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश फैलाना चाहते हैं। बच्चों द्वारा पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए खासा आकर्षण होगा। इसके साथ ही पूरे मार्ग में शब्द कीर्तन की गूंज रहेगी, जिससे कि वातावरण में भक्तिमय माहौल बना रहे। यात्रा के स्वागत में विभिन्न संस्थानों पर सभी स्थानों पर धर्मों के लोगों द्वारा संगत का अभिनंदन किया जाएगा। प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।
जैसे ये प्रेस वार्ता इसी संबंध में है कि जो हमारा नगर कीर्तन है वो हमेशा ही की तरह इस बार भी 11 तारीख को निकाला जाएगा और 1 बजे उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोगों ने हमारे जिलाधिकारी महोदय से विनती की हुई है, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। 1 बजे पंच प्यारों के नेतृत्व में और गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती में ये नगर कीर्तन निकलता है पूरे शहर में, और जो अपना गुरुद्वारा से होके बड़ा चौराहा, फिर छोटा चौराहा होके छिपियाना चौराहा, दादा मियाँ चौराहा से वापस धवन रोड में आएगा, धवन रोड से बड़े चौराहे होके गुरु तेग बहादुर मार्ग स्टेशन रोड IBP चौराहे से होके वापस गुरुद्वारा साहब में शाम को 5:30 बजे तक वापस आने की उम्मीद है। उपरंत उसमें चाय नाश्ते का वो होगा, जिसमें काफ़ी संगत बाहर से भी हमारी आती है, कानपुर से, लखनऊ से और आसपास के जितने हमारे गांव पड़ते हैं जहां पे हमारी काफ़ी संगत रहती है वो सभी से, और बाकी शहर का हर व्यक्ति से हम लोग का यही निवेदन है कि वो सब भी इस प्रोग्राम में हिस्सा हमेशा ही लेते हैं, तो वैसे ही लिया जाएगा। यात्रा में किन-किन लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा? सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो हमें है कि हमारे जितने भी, चाहे वो अपना हर धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी तरह से उसका स्वागत करते हैं, यात्रा का, संगत का स्वागत करते हैं, उनको प्रसाद का वितरण करते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा बहुत है और बहुत स्वागत होता है, और मैं उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यात्रा निकालते हैं, उसका मकसद क्या है? धार्मिक क्या क्यों निकालना क्या है? मकसद हमारा यही है कि जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने इतने कार्य किए, उनकी क्या जानकारी जो एक देश और समाज में जोड़ने का जो काम करना है, तो उसको हमें आगे बढ़ाने का यही एक मकसद होता है कि इस संबंध में कि हर व्यक्ति एक आदमी से जुड़े, हर धर्म एक दूसरे से प्यार करे, हर मानवता का जो मैसेज देना है वही हम लोग का गुरुओं का भी मकसद था, तो वही उसी को आगे को बढ़ाने के लिए हम लोग का ये यात्रा का मकसद होता है। आकर्षण क्या है? क्योंकि पंजाब से भी तमाम टीमें आती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, मुझे लगता है इस बार गत का जो रहता ही है, हमेशा शबद कीर्तन होता है हमारा, जो बहुत ज़रूरी है। गतका जो हमारा मार्शल आर्ट है वो बच्चे लोग करेंगे, और वो हमेशा वो भी एक आकर्षण का केंद्र। आवारा सांड की टक्कर से कई लोग घायल, गेहूं की रखवाली करते हुए छात्र की हुई मौत। थाना आलापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बमदी में सांडों का आतंक, गांव वाले परेशान। वहीं एक आवारा सांड का बिगड़ा दिमागी संतुलन। आवारा सांड ने गेहूं की रखवाली करने वालों को मारी टक्कर, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। जो टक्कर मारी है जिनमें कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं राजू पुत्र ओमपाल उम्र 15 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल बदायूं भेजा गया है, और साथ ही हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर किया दिया है। स्थिति में सुधार न होने के कारण मेडिकल कॉलेज वालों ने अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। अलीगढ़ में इलाज के दौरान राजू की हुई मौत। फिलहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राजू कक्षा 9 का छात्र था। आवारा गौवंशों का कहना है कि जिम्मेदार प्रशासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में गौशाला की बात कही जा रही है, फिर भी आवारा पशुओं की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, सोचने वाली बात है। प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल। कहाँ के रहने वाले हो? बमनी। क्या मामला है जो भतीजे की मौत हुई है? ये जो है खेत पर गए, उसके बाद बिजहान ने मारे। बिजहान ने मारे और ज़्यादा से ज़्यादा चोट आई, और फिर बधाई जगत ब्लॉक लाए। फिर वहाँ से रेफर करो बधाइयों को, जिला अस्पताल को। फिर उसके बाद मेडिकल लगे, मेडिकल से रेफर करो अलीगढ़ को। तो रास्ते में खत्म हो गए? हाँ, अलीगढ़ पहुंच गए, बहरहाल दवा नहीं लग पाई। अच्छा, क्या नाम था इसका? राजू नाम था। खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना बिलग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजा घाट पर आयोजित माघ मेले का भ्रमण किया गया। अधिकारियों ने मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेला स्थल पर भी कई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, प्रकाश व्यवस्था तथा आपात स्थिति से निपटने के इंतजामों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा
किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर तैनात पुलिस बल को सतर्क रहते हुए भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी और साथ ही आपको बता दें, माघ मेला श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा आयोजन है। प्रशासन का कहना है कि मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्था पूर्ण ढंग से संपन्न हो। सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें। और मेरे द्वारा और पूरे प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा राजघाट का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का शाही स्नान है, उसके क्रम में हमने सभी सुविधाओं को देखा और व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। और यहाँ पे जो स्थानीय कल्पवासी एवं जो साधु संत हैं, पूजनीय साधु संत हैं, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया और सुविधाओं को बेहतर करने के हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो ये 14 तारीख का विशेष स्नान है, वो बहुत ही सुगमता से और बहुत ही सफलता से हम लोग आयोजित करेंगे। कप्तान साहब ने पुलिस की ड्यूटी भी पर्याप्त मात्रा में लगा रखी है, सफाई व्यवस्था भी पर्याप्त है। बिजली की कुछ समस्याएं यहाँ पे बताई जा रही हैं, जिसको दूर करने का हमने निर्देश भी दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 24 घंटे में जो विद्युत की समस्या है उसको भी हम दूर कर देंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां विकसित भारत की राम जी को लेकर प्रभारी व स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने की प्रेस वार्ता। प्रभारी मंत्री ने कहा, अब मजदूरों को कुल मिलाकर 185 दिन रोजगार की गारंटी होगी। अब गड्ढा खोदो और पाटो की योजना नहीं चलेगी, उचित रोड मैप बनाकर काम होगा। एसआईआर को लेकर प्रभारी मंत्री ने दिया बयान। कहा, जो भारत का नागरिक है वो वही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। स्टाम्प के मामले में हमने नवाचार किया है। निजी संबंधों में जैसे बाप बेटा, भाई बहन अपनी संपत्ति दूसरे का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपए की फीस देनी होगी। सोनभद्र में हुए कारण हादसे के शिकार लोगों को मुआवजा नहीं देने के सपा के अखिलेश यादव के आरोप पर कहा कि विपक्ष के नेता नमूने हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन पर चेतावनी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम सनातनी और राष्ट्रवादी हैं, जाति में विश्वास नहीं करते हैं। बीबी जी राम जी, भारत के जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए रामबाण के नियम बनाई गई है। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, अब इनको 125 दिन गारंटी मिली। पीक टाइम में जब खेती के लिए मैन पावर चाहिए था तो उस समय अधिकांश समय देखा गया था कि यह मनरेगा के मजदूर भाइयों को कहीं न कहीं लोग मनरेगा के नाम पर उन्हें इंगेज कर रखे थे, जबकि उस समय उनकी पूरे देश में डिमांड बढ़ती है, हर आदमी चाहिए मैन पावर। तो 60 दिन जब पीक टाइम है तो 60 दिन को कर दिया गया रिजर्व, यानी कि 125 दिन सरकार देगी और 60 दिन पीक टाइम पर उनकी आवश्यकता पड़ी तो लोग खोजते रहते हैं तो उनको मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से मोटे मोटा मानेंगे आप तो 185 दिन के काम की गारंटी उनको मिल गई। 125 सरकार की और 60 दिन पीक टाइम के दे दिया गया तो मिल गया है। और इसकी भी समय पर इनका पेमेंट हो, 1 हफ्ते के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो इनको ब्याज देने की बात, भत्ता देने की बात हो रही। पहले व्यवस्था नहीं था, पहले दाएं का बाएं होता था, यहाँ तक कि कोई रोड मैप नहीं था। जब चाहा तब एक बार गड्ढा खुदवा दिया मजदूरों से, फिर उसको पटवा दिया। ये गड्ढा खोदने पाटने का काम होता था वह बंद कर दिया गया है। अब आपकी बन जाएगी गांव के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास है 47 भारत का विकसित हमारा देश हो, उसके लिए हमारा स्टेप बना जाएगा कि हमें इस गांव की पूरी हमारी संरचना क्या होगी, कौन सा काम इस साल कराएंगे, कौन हम अगले बार कराएंगे, तो उसके बाद कराएंगे। तब जा करके ये सारे अस्थायी रूप से विकास दिखाई पड़ेंगे और उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। बीबी जी राम जी, मैं कहूँ कि भारत के जो मजदूर हैं उनके लिए एक रामबाण है और उनके परिवार के, उनके खुद के विकास में एक नया इतिहास बनने जा रहा है।
मनरेगा चली रही, नाम बदलने की आवश्यकता क्यों? हमने कहा कि मनरेगा में कई चीजें ऐसी थी और कई चीजें ऐसी थी जैसे अभी आपके पत्रकार में ने बताया हमको कि ऐसे 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 अपराध हुए हैं, तो हम ऐसे ऐसे अपराध वाले नाम ही क्यों रखने जा रहे हैं? हम एक नवाचार करने जा रहे हैं और जो भारत की विकसित के संकल्प को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। धन्यवाद सबको। सोनभद्र के हर मतदाता से मेरा अपील है, SIR का सेकेंड फेज शुरू हो गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव में वह व्यक्ति हिस्सा ले जो भारत का नागरिक है, उनको चुनाव से दूर रखा जाए जो भारत के नागरिक नहीं है। ये विशेष तौर पर जांच करके पाया गया कि भारी संख्या में लोग ऐसे थे जो गांव में भी थे, शहर में थे, इनका नाम यहाँ भी था, नाम उनका वहां भी था, डबल ट्रिपल नाम पाए गए थे। पॉइंट नंबर 2, यह जांच से पाया गया कि लोग शहर के अंदर किराए मकान में रहते थे, वो मकान छोड़ जा चुके लेकिन नाम उनका आज भी वहीं पर है। ये पाया गया था कि घर में नई बहू आ गई है, उसका नाम छूट गया था। ये पाया गया कि घर की बेटी कहीं ब्याह के जा चुकी है तो उसका नाम ससुराल में भी है, मायके में भी है, डबल नाम थे। SIR ने भारी संख्या में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये पाया। यूपी के अंदर लगभग 3.25 करोड़ पाया कि यहाँ पर भी लोग यार डबल थे, ट्रिपल थे। मेरा बनारस में एक नाम मिला 9 जगह मिला। अब पहले फेज के बाद सेकेंड फेज शुरू हो गया 6 तारीख से। वोटर लिस्ट का कर दिया गया प्रकाशन करने के बाद उनके स्टेप माने गए हैं कि अभी भी हर व्यक्ति चेक कर ले जिसका कि नाम अभी छूट गया हो। उनको फॉर्म 6 भराते हुए 13 ऑप्शन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का कि आप भारतीय हैं, उसको लगा करके आप अपना फॉर्म भर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता है कि व्यक्ति का 2 बार 3 बार ये हर पार्टी के BLA को अधिकार दिया है, हर पार्टी के BLA कि वह लगता है किसी का नाम डबल ट्रिपल है तो वह फॉर्म 7 भर के आपत्ति करेगा ताकि डबल ट्रिपल का नाम हटना चाहिए। किसी को लगता है कि हमें करना है संशोधन, पहले मैं यहाँ तक यहाँ चला गया, टाइटल मालिक इस घर की बिटिया के शादी के पहले उसका नाम टाइटल था मीरा मिश्रा, अब ब्याह गई पांडे में, तो अपने नाम में करे करेक्शन तो फॉर्म 8 भर देगी। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कोई व्यक्ति इसमें छूटा न रह जाए। 6 फरवरी तक ये चल रहा है। 11 फरवरी को सभी BLO को मतदान केंद्र पर सुबह रहना है 9 बजे से। हर BLO को मतदान केंद्र पर नई वाली प्रकाशित वोटर लिस्ट के साथ बैठेंगे। हर पार्टी के BLA को लिस्ट दिया गया है तो उनके BLA में हम मौके पर जाएंगे, हर पार्टी के पास है, वह भी अपने अपने माध्यम से जांच करे और कोई आदमी छूटा है तो उनका फॉर्म भरवा दे, कोई आदमी डबल उनकी आपत्ति करा दे। यह लोकतंत्र के लिए बहुत शानदार एक प्रयास किया गया है और इस प्रयास में हर भारतीय को वोट में वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो बाहरी है उनको निकालना चाहिए। लोकसभा के लिए अलग, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। लोकसभा विधानसभा चुनाव कराता है चुनाव आयोग, उसके वोटर लिस्ट एक ही रहते हैं, एक ही रहता है वोटर लिस्ट, एक ही रहता है ID, एक ही रहता है, वही रहता है मतदान केंद्र। स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जिनको बोलते हैं स्थानीय निकाय। इसके 2 पार्ट होते हैं, शहर में होता है सभासदी, नगर पंचायत, नगर निगम, और गांव के अंदर होता है 3 स्तरीय, फिर हो जाता है ग्राम प्रधान, BDC, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। ये चुनाव कराती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनका बनाती है वोटर लिस्ट, क्योंकि ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है निकाय की। जो चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा का, ये बनाता है चुनाव आयोग। उनकी ID एक होती है, यह ID गांव और शहर के लिए अलग बनती है। लेकिन सरकार जिस दिन ये पास कर देगा 1 नेशन 2 नेशन, वही दिन एक ही हो जाएगा।
खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्धी विधायक के अंतिम दर्शन में जुटी भारी भीड़। दुद्धी आवास पर पहुंचे नेता, अधिकारियों और राम समाज के लोग। और साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम विचार नेताम, यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, SC/ST आयोग अध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य सपा नेता और जनप्रतिनिधियों के अलावा DM SP मौजूद रहे। और साथ ही बीते गुरुवार की रात 403 विधानसभा से सपा विधायक विजय सिंह गौड़ की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। लखनऊ के PGI अस्पताल में ली अंतिम सांस। जनजाति समाज के बड़े नेता माने जाते थे विजय सिंह गौड़। 8 बार के विधायक रहे हैं विजय सिंह। खबर महोबा से है, जहां ऐतिहासिक रघुनाथ जी मंदिर परिसर में मकर संक्रांति मेले की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। रघुनाथ जी मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मकर संक्रांति मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर परिसर में रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे अब मंदिर भव्य और आकर्षक रूप से सजा नजर आने वाला है। मंदिर प्रबंधन की ओर से जानकारी देते हुए प्रबंधक पंडित सुशील अर्जरिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति मेला 14 जनवरी 2026 से ऐतिहासिक रघुनाथ जी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मेला वर्षों पुरानी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और निरंतर आयोजित होता आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पंडित अर्जरिया ने बताया कि इस मेले की वैधानिक शुरुआत 1931 में हुई थी। उस समय तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर विलियम मैकवेल हेले, तत्कालीन कलेक्टर BV भादमकर और वहां कर मंदिर प्रबंधन पंडित हर प्रसाद अर्जरिया तथा तत्कालीन जमींदार चौधरी स्वामी प्रसाद द्वारा इस मेले का भव्य शुभारंभ किया गया तथा तब से लेकर आज तक यह मेला निरंतर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है। मेला आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मेले के लिए 3 बड़े झूले, जिनमें मिक्की माउस झूला भी शामिल है, पहले ही परिसर में पहुंच चुका है और उन्हें लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी तैयारियों में सक्रिय रूप से जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस वर्ष भी मकर संक्रांति मेला श्रद्धा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का भव्य साक्षी बनेगा। मकर संक्रांति का मेला 14 जनवरी से जैतपुर में भव्य रूप से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज हमारे साथ में रघुनाथ जी के धाम प्रबंधक सुशील अर्जरिया जी मौके पर हैं। उनसे हम जानते हैं कि मेला की जो तैयारियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नहीं हैं। आइए हम जानते हैं उनसे। तो प्रबंधक जी, क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्येक वर्ष की बात श्री रघुनाथ मंदिर की सर्वप्रथम पुताई और उसके बाद साफ सफाई, तत्पश्चात जो मंदिर परिसर है श्री रघुनाथ मंदिर शयन भूमि जो सामने आप देख रहे हैं, उसकी साफ सफाई चल रही है। और 1 हफ्ता पहले ही कुछ झूले और सर्कस वाले आ चुके हैं और जो पुरानी परंपरागत 1 महीने पहले जो चकिया वाली कहलाती हैं वो भी पहले से ही आ गई हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को उनसे खरीदारी करने का पूरा अवसर मिलेगा। दुकानों का जो आवंटन होना है, तो ये कौन सी तारीख से दुकानों का आवंटन? दुकानों का आवंटन लगभग 12 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा और मकर संक्रांति चूँकि 2-3 वर्षों से 14 जनवरी को पहले हुआ करती थी, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार अब 15 जनवरी से पुण्यकाल है, तो 15 जनवरी से मकर संक्रांति मेला प्रारंभ होगा और जाके 30 जनवरी तक यथावत चलेगा और पूरे क्षेत्रवासियों को पूरा अवसर प्राप्त होगा कि वो आएँ और हर्षोल्लास के साथ मेला का भ्रमण करें और इस ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर का भी दर्शन करें और बैठे हुए राम जानकी का भी दर्शन करें और अपने भाग्य को कृतार्थ करें। मेला ये कब से शुरू हुआ था? मेला का प्रारंभ सर्वप्रथम तो मेला लगभग 100 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था, लेकिन पहले छोटे रूप में लगता था और मेला पहले जो बेला सागर है उसके बंधान पर लगा करता था। लेकिन जब हमारे दादा गुरु पंडित हरप्रसाद अर्जरिया जी और तत्कालीन जमींदार स्वामी प्रसाद अग्रवाल जी ने देखा कि वहाँ जगह कम है और दर्शक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो श्री रघुनाथ मंदिर जो शयन भूमि आप सामने देख रहे हैं, उसको मेला के लिए हर्षोल्लास के साथ हमारे पूर्वज दादा गुरु
पंडित हरप्रसाद अर्जरिया जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि मेला रघुनाथ जी मंदिर की भूमि में लगाया जाए और जिससे मेला को और व्यापकता मिलेगी। और उस समय ब्रिटिश काल में सन 1931 में तत्कालीन गवर्नर विलियम मैकलम पेले द्वारा यह मेला की शुरुआत हुई और तत्कालीन हमीरपुर गवर्नर बीबी भाकर मकरजी उस समय ब्रिटिश काल में हमीरपुर जनपद हुआ करता था पहले, तो हमीरपुर जनपद के कलेक्टर थे, वो आए और तत्कालीन जमींदार स्वामी प्रसाद अग्रवाल जी और हमारे दादा पंडित हरप्रसाद अर्जरिया जी ने इस मेला का सन 1931 15 जनवरी को यथावत व्यापक रूप से विस्तार रूप पर पूर्वक इसका श्री गणेश किया। तब से यथावत मेला बराबर लगता जा रहा है। हाँ, कुछ अपनी बात भी मैं कहना चाहूँगा, उसको भी आप शासन प्रशासन तक पहुँचाएं। जो मेला है, मेला को ऊपर आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत की भूमि थी किले पर, उस पर भी भवन बनवा दिए गए हैं। तो मेला की भूमि दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है और ये मेला परिसर है, इसमें स्थानीय भूमाफिया भी अपनी पेनी निगाह कई वर्षों से लगाए हैं कि कब इसमें हम प्लाटिंग कर दें, कब इसको बलात् रूप से इस ज़मीन का हरण करके और इसको पूरा खा जाएं और मेला जो 100 वर्षों से लग रहा है वो सांस्कृतिक परंपरा को हम खत्म कर दें। एक और महोबा जनपद निवासी, महोबा का स्थानीय निवासी है मुख्तार अहमद, जो कि महोबा का निवासी है, उसने भी गलत रूप से इस ज़मीन का इकरार करा लिया है। कुछ बेला ताल के भी भूमाफिया हैं जिन्होंने गलत ढंग से इकरार करा करके इस सांस्कृतिक परंपरा और इस सांस्कृतिक धरोहर को ठेस पहुंचाने की पूरी तरह जोर आजमाइश की है। इसका हम लोगों के ने तुरंत संज्ञान लिया और लोअर कोर्ट कुलपहाड़ में भी मुकदमा दर्ज कराया। शासन प्रशासन, एसडीएम, डीएम साहब और तहसीलदार और यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी को भी हम लोगों ने शिकायत पत्र भेजा। उसकी कार्रवाई शासन द्वारा सनई चल रही है और हर जगह की स्थिति देखते हुए यहाँ भी वैसी पैनी कार्रवाई तो नहीं की गई और पैनी कार्रवाई न होने के कारण इन भूमाफियाओं ने अपने गुर्गों से श्री रघुनाथ मंदिर के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनको 15 दिन पहले तोड़वाया था। उसकी एफआईआर भी कुलपहाड़ थाने में हम लोगों ने दर्ज कराई। तो जो भूमाफिया और यहाँ के अराजक तत्व इस मेला की भूमि को और इस सांस्कृतिक परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार जी आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक आगे पहुँचाएँ, जिससे यह मेला छुन रहे और ये सांस्कृतिक परंपरा दिन प्रतिदिन रात दिन चौगनी बढ़ती रहे। क्योंकि जो मेला परिसर तो मेला तो लगता ही है। एक और आपको बात बताएं कि श्री रामनवमी का लगभग 15 वर्ष से यहाँ से रामनवमी का जुलूस भी उठता है और राम जन्म भव्य रूप से होता है, तो वो भी परंपरा यहीं से शुरू होती है। आप देख लें, इनका भी एक दृश्य ले लें, छायांकन करें। अभी देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चों का खेल कूद, सार्वजनिक रैलियाँ और बच्चों के खेल तमाशे, पंचायत स्तर की समस्त रैलियाँ इसी ज़मीन पर लगती हैं। बेला ताल में कुछ 1-2 जगह ही ऐसी बची हैं और हम चाहते हैं, मंदिर प्रशासन चाहता है कि ये ज़मीन यथावत ऐसे पड़ी रही, क्योंकि मंदिर का जब यज्ञ होगा, श्री राम महायज्ञ हुआ था, ये यज्ञशाला है, ये हमारे पूर्वजों की समाधि बनी हुई है। सामने हमारे सबसे पूर्वज थे पंडित हरप्रसाद अर्जरिया, उनकी समाधि है। जहाँ पर जो पुराना बरगद गिर गया है, जो उनकी समाधि थी। तो ये सब नष्ट करना चाहते हैं भूमाफिया और अराजक तत्व। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी बात आगे बढ़ाएं, तो इस सांस्कृतिक परंपरा को यथावत जारी रखने का अपनी आहुति भी इसमें डालें। आपने देखा है 14 जनवरी से लगने वाला मेला, यह जो ज़मीन है इस पर भी भूमाफियाओं का काफ़ी अहम रोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे प्लाटिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पे कोई ऐसा कब्जा ना होने पाए। और इससे पहले भी अभी 15 दिन पहले एक महीने के बीच में यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो उनको भी तोड़ फोड़ की गई थी और यहाँ के प्रबंधक जी ने पुलिस चौकी इंचार्ज को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई भी की गई थी। आगाज टाइम से गुलाब सिंह को सोहा महोबा।
खबर हरिद्वार के हरिपुर कला स्थित राष्ट्र भक्ति आश्रम को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी है, जहां आज स्वामी चैतन्य सरस्वती ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। स्वामी चैतन्य साध्वी रेणुका द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे आश्रम पर कब्जा करने की साजिश करार दिया और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि साध्वी रेणुका ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर मारपीट की है और आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश भी की है। स्वामी चैतन्य सरस्वती का कहना है उन्होंने वर्षों की मेहनत से इस आश्रम की स्थापना की है, लेकिन कुछ अब लोग इसे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी षड्यंत्र बताया है। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद साध्वी प्राची ने भी साध्वी रेणुका के कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य संत परंपरा के खिलाफ है। फिलहाल आश्रम विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मंदिर को लेकर के निकली, उसमें मेरे साथ रहे हैं। स्वामी जी को मैं 40 साल से जानती हूँ। बहुत अच्छे साधक, राष्ट्र प्रेमी संत हैं और विश्व हिंदू परिषद की यात्राओं में पहाड़ों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जो विश्व हिंदू परिषद की यात्राएं राम मंदिर को लेकर के निकली, उसमें मेरे साथ रहे हैं। इनके आश्रम पर एक महिला आकर के कब्जा कर लेती है, जिसका नाम रेणुका है, निरंजन है बिहार से। ये दोनों आकर के गलबैयाँ करते हैं, वहाँ नशे करते हैं आश्रम पे। पड़ोसियों ने मुझे बताया, महाराज जी से मैं अब मिली हूँ, महाराज जी ने भी मुझे सारी जानकारी दी। मैं धामी जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ करके, कालनेमी ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया। ये दोनों कालनेमी हैं, इनको तुरंत जेल में डाले। शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, क्योंकि गंगोत्री में भी इन्होंने आश्रम पर कब्जा किया, वहाँ भी SC एक्ट लगाया। जब संत हो गए पिंडदान के बाद, कोई जाति धर्म नहीं, लेकिन इन्होंने SC महाराज जी के ऊपर SC एक्ट लगाया। नगीना में भी पता चला मुझे, वहाँ पर भी ये लगा के आई है। तो ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते, केवल इनका उद्देश्य एक ही है। तो धामी जी, यहाँ का उत्तराखंड का शासन और प्रशासन तुरंत इसको गिरफ्तार करे। ये बहुरूपिया है और दोनों को गिरफ्तार करे। निरंजन और ये दोनों नशेड़ी है, वहाँ नशा करते थे। पड़ोसियों ने मुझे बताया, मैं गई वहाँ, बोतलें पड़ी थी और छतों पर क्या क्या हो रहा था, बहुत गंदे हरकतें। मैं मीडिया में नहीं कह सकती, तो इसलिए मेरा इतना ही अनुरोध है कि कालनेमी है और इन कालनेमियों का इलाज जरूरी है। अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में नरेंद्र चैतन्य और साध्वी रेणुका ने मिलकर मारपीट कर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा आश्रम है कब्जा कर लिया, चोरी के इल्ज़ाम लगाए दोनों ने। और हमारे जो सहयोग करते आश्रम हितैषी थे, कपिल देव तिवारी, कृष्णा जी और जो है आचार्य ओम प्रकाश माउंट आबू के, इन पर गंभीर आरोप लगाए कि ये सहयोग हैं, आश्रम हड़पना चाहते हैं, जबकि उल्टा ये हमारा आश्रम हड़पना चाहते हैं। और हमारे पर नाना प्रकार के आरोप लगाए। 20 नवंबर को हमारे जो है सुदेश जी चौहान, जो खतौई रहती हैं, ये अपने भाई और एक ड्राइवर के साथ आए, उनके साथ मारपीट की आश्रम में गई तो। और वहाँ पर इन्होंने हमारे पड़ोसी, सुन के पड़ोसी आए, पड़ोसियों पर मारपीट की, चूड़ियाँ टूट गई। पड़ोसी महिला, वहाँ पूछा जा सकता है, अग्रवाल परिवार की महिला और धन सिंह परिवार की माँ, वृद्ध माता है, उन्हें कूल्हे में कमर में चोट आई, वो ज़मीन पर गिर गई। और उन्हें 112 फ़ोन किया, महिला पुलिस आई और महिला पुलिस चेतक लिखा हुआ मैंने देखा था, मैं वहाँ पर पहुँच गया था, चेतक पर लिखा हुआ था, चेतक महिला पुलिस। और यहाँ पर कबीर राणा, आनंद सिंह और पूरी पुलिस वहाँ पहुँच गई। और फिर वहाँ पर सब लिखा गया, देखा गया। किसी ने न तो जासूस शब्द कहा, न किसी ने कहा, न किसी सुना। सब वहाँ रिकॉर्ड है, उनके पास लगा हुआ था, कैमरा लगाए हुए थे, कहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं। जो कुछ हुआ ऊपर ही भीम आर्मी के लोग थे, यहाँ आए हुए थे बहुत सारे लोग, और उन्हीं के माध्यम से सब बवाल और झूठी अनुसूचित एक्ट हमारे ऊपर लगाया
सुदेश के ऊपर लगाया, कभी तिवारी के ऊपर लगाया, कृष्णा के ऊपर लगाया, 15 अन्य लोगों को जो हमारे थे उनको सबके ऊपर लगा दिया। धामी जी से, धर्मरक्षक धामी जी से कैसे जो ऑपरेशन कालनेमी है चलाया गया है, इनको भली प्रकार इनको देखा, इनको जांच होनी चाहिए राज्य स्तर पर, सीबीआई स्तर पर। और ये बाहर के लोग आकर के हमारे देवभूमि में आकर के मठों पर, मंदिरों पर, आश्रमों पर कब्जा कर रहे हैं, संत कलंकित कर रहे हैं। ऐसे कोई अभी ऐसी कोई साध्वी नहीं है जिसने जाति अनुसूचित जाति होते हुए SC एक्ट लगाया हो और बदनाम किया हो। हमारे यहाँ तो संत परंपरा में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये हमारी परंपरा है। और ये बदनाम सब करने के लिए कर रही है, आश्रम हटने की सारी इनकी नीति है। यहाँ के भूमाफिया लोग, भीम आर्मी, भीम सेना, इनकी जो आकर के 15-20 गुंडे लेकर के घूमते हैं। हमारे यहाँ से इनको शुरू बदल दिया है, सारा सामान चुरा ले गए हमारा, पौधे, गमले, 20 मूर्ति, डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति और जो है गोलवलकर की मूर्ति, नरेंद्र मोदी का चित्र, विवेकानंद चित्र, भगवान शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, जितने बाहर के चित्र लगे, ध्वज लगे थे, सभी देवी देवताओं के, शांति कुंज का भी एक बैनर लगा हुआ था, सबको उखाड़ फेंक दिए। नशा विरोधी, जो हमारे व्यसन विरोधी पोस्टर लगे हुए थे, सब फाड़ दिए, सबको आग लगा दी है, आश्रम वीरान कर दिया। उसको देखे और सभी लड़का ने उस बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, रविदास संत श्रोणी रविदास आश्रम ऐसे कर वहाँ लिख दिया और सारा आश्रम बिगाड़ दिया ताकि इसकी पहचान न हो सके और मेरा नाम मिटा दिया। और आश्रम के ऊपर लिखा था एक आदर्श वाक्य, यह आश्रम मातृभूमि का ऋण है ताकि वीर शहीदों, सैनिकों और स्वयं सेवकों की स्मृति बनी रहे। उसके ऊपर भी रविदास पूरा लिख दिया है। इसमें देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ, ये बात था, ये आश्रम मातृभूमि का ऋण है, ये सब लिखा हुआ है इस पर। और उसके ऊपर भी अपना नाम रविदास का ये सब लिख दिया और ये सब उसके ऊपर स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। मेरी पुनः मांग है अंतर्गत धामी जी और यहाँ के जो धर्मरक्षक जो लोग हैं, यहाँ के पास उत्तराखंड देवभूमि के लोग बहुत ही देवतुल्य हैं और सब लोग इनको ऐसे कालजी में यहाँ से बाहर करें, इनके ऊपर केस चलाएं, इनको जेल में डालें ताकि यहाँ के मठ मंदिर आश्रम सुरक्षित रह सकें और संत परंपरा हमारी इसी तरह की उनकी उज्जवल छवि। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर बिहार के डिप्टी CM सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों जिलावार जमीन संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। जमीन परिमार्जन और मोटेशन, वर्षों से जमीन को लेकर पेंडिंग मामलों को लेकर या अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर फीडबैक ले रहे हैं। इसी मद्देनजर रखते हुए भागलपुर के टाउन हॉल में भी भूमि जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और साथ ही अपनी समस्याओं को लेकर छोटू कुमार ने कहा, राघोपुर पंचायत में दबंग लोगों के द्वारा सरकारी भूदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर नाथनगर आज से लेकर जिला प्रशासन तक इस मामले में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। इसको लेकर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने मिलने के दौरान नाथनगर अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए समस्या को निदान करने का आवश्यक निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से, भू राजस्व मंत्री से मिल रहे। क्या समस्या क्या है? जमीन विवाद। जमीन क्या विवाद? जमीन को अतिक्रमण कर लिया। कौन कहता है? दबंगों द्वारा। दबंगों द्वारा? दबंगों द्वारा। तो आवेदन दिए, मिले मंत्री जी से? आवेदन दिया। इधर देखो, इधर। हाँ, तब बोला 14 जनवरी से पहले सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई हो जाएगा? हाँ, यही आश्वासन दिया है। हाँ। अच्छा, मैटर क्या था, डिटेल से बताओ ना। मैटर है कि सरकारी अमीन एवं अंचला अधिकारी महोदय द्वारा एक ही जमीन का अलग अलग रिपोर्ट मनमाने ढंग से बनाने एवं थाना प्रभारी द्वारा महोदय द्वारा समस्त उचित कार्रवाई न करने के संबंध में इसी में दिया था। हाँ। यानी सीओ और जो ये सब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, नहीं, अब रिश्वत लेके रिपोर्ट अलग बना देता है, गलत। और जो दबंग आदमी, क्या नाम है? रवि कुमार मंडल, पिता स्वर्गीय व्यास मंडल, वनिता कुमारी, पति रवि कुमार मंडल, ब्रह्मदेव मंडल, पिता वासुदेव मंडल, लंकी देवी ब्रह्मदेव मंडल, पति। तो यही सब जमीन अतिक्रमण करके रखा है? हाँ, 2 मंजिल मकान पक्का बना लिया। और कौन सरकारी जमीन है, गोथी की जमीन? सरकारी जमीन। सरकारी जमीन पे? हाँ। तो आप लोग चाहते क्या है? अतिक्रमण मुक्त करा दे।
और जो गलत रिपोर्ट बनाया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उचित कार्रवाई करें। हाँ। क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। किस पंचायत से? प्रखंड कौन है? क्या प्रखंड कौन है? नॉर्थ नगर अंचल, नॉर्थ नगर प्रखंड का है। इस तरह से जुड़े हुए अधिकतर मामले का निष्पादन 14 तारीख के पहले करने का काम करेंगे और कोई भूमाफिया, अपराधी या किसी भी तरह के दबंग लोग अगर जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी पर दबाव डालेंगे तो हम हमारे विभाग से हमारे प्रधान सचिव महोदय के द्वारा सभी अंचलों में गार्ड उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट लिखा गया है। और डीएम साहब, एसपी साहब एक बार देख लीजिए कि इन लोगों की भी सुरक्षा का और गार्ड पहले भी रहता था अंचल में, तो अंचल गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करें और ये काम होगा। हम ये लास्ट नहीं है, हम दोबारा भी आएंगे। एक बार निर्देशित किए हैं, इनकी समीक्षा फिर करेंगे और आप धैर्य रखिए। आप जो आकर के इतना मेहनत से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये सब को हम लोग देख करके ये लोग भी और कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी दलाल बिचौलिया अगर जो दोहन का शोषण का व्यवस्था बनाता है तो हमारे पोर्टल पर एक नंबर भी है, नंबर नोट करिए, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पोर्टल, वो नंबर 180034562115 ये नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। 34562115 इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। थाना में दिए हैं। एक बार एसपी साहब, कौन थाना है? नौगछिया थाना है। आप बताइए, इधर नौगछिया थाना है। आप मैडम से मिल लीजिएगा, एसपी है वहां से। कल ऑफिस आ जाइए। चलिए आप बताइए, आप जाइए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।